हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यूएशन हमारा लेक्चर नंबर 9। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जिसमें कलराउस लॉ का पूरा एप्लीकेशन और उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपको डिस्कस करवाए, उसके बेस पे आप और भी प्रैक्टिस करिए। और जो स्टूडेंट्स इसी लेक्चर से जुड़े हैं वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर वॉच करें, कंटिन्यूएशन में करेंगे तो आपका एक कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो हम लेक्चर 9 के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इसकी क्या एप्लीकेशंस है और क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो इसके अंदर एक आपके पास में असेंबली होगी बीकर, और उसके अंदर अपन 2 इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, ठीक है, जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगे। और ये इलेक्ट्रोड जैसे एक सिंपल अगर अपन इसमें एग्जांपल लें तो जैसे अपन कॉपर का प्यूरिफिकेशंस करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज होता है। तो उसमें क्या करते हैं, 2 कॉपर स्ट्रिप्स लेते हैं, दोनों कॉपर स्ट्रिप, और इसके अंदर सोल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट सॉल्ट फॉर्म में ले लेंगे, और एक में आपके पास में एनोड होगी और एक आपकी कैथोड होगी, ठीक है। तो अगर ये कॉपर स्ट्रिप्स है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमेशा क्योंकि इस वायर से जो करंट अप्लाई होगा तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज विल बी अप्लाइड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में हमेशा एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई होते हैं, सबसे पहली चीज तो ये होगी। और इसी की वजह से हमारी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी है, तो केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए या और मेटल को जैसे आपको कलेक्ट करना या मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, केमिकल रिएक्शन में मोस्टली अपन जो यूज करते हैं वो मेटल एक्सट्रैक्शंस के लिए होती है। और मेटल एक्सट्रैक्शंस करने के लिए हमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। ये बेसिक थीम होती है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। और इसमें जिस सब्सटेंस का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, तो जैसे मान लो कॉपर का एक एग्जांपल लिया अपन ने, तो दोनों ही कॉपर स्ट्रिप हो सकती है, और इसमें से और कॉपर सल्फेट का आपका इसके अंदर सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो इसमें यूज करेंगे। अब जैसे ही आप इसमें करंट अप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट मींस 2 स्ट्रिप आपके पास है, तो क्या तो इसमें एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें दोनों ही चूंकि कॉपर स्ट्रिप ही मान रहे हैं अपन, तो एक कॉपर स्ट्रिप जो एनोड है वो आपकी कॉपर आयंस को रिलीज करेगी, और कैथोड पे आपका कोई भी प्योर मेटल जो होती है वो हमेशा कैथोड पे न्यूट्रल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है, फिर हम उसको स्क्रैच करके अलग कर सकते हैं। यानी कि इस साइड में हमारे पास में हमेशा जैसे सबसे पहले कॉपर जो न्यूट्रल होगा वो कॉपर आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और फिर ये जब कैथोड पे जाएगा तो कैथोड पे इसका प्योर फॉर्म के अंदर वापस ये इम्प्योर फॉर्म होती है एनोड के अंदर, और ये प्योर फॉर्म में जो कॉपर आपको वापस डिपॉजिट फॉर्म में मिलेगा। अब ये कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो ये आपने कितना एक्सटर्नल वोल्टेज उस पर अप्लाई किया या करंट अप्लाई किया उस पर डिपेंड करेगा। इस तरह से हमारे जितने भी चाहे हमें सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है, मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करना है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, और भी कोई सब्सटेंस जिसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो ये हमेशा कैथोड पे डिपोजिशन होगा। कहां पे? कैथोड पे जो है इन पर्टिकुलर मेटल का क्या होगा, आपका डिपोजिशन होगा। और इस डिपोजिशन के लिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराना पड़ेगा, और उसके लिए हमको एक्सटर्नल करंट या वोल्टेज उस पर अप्लाई करने पड़ेंगे। और इसकी जो डिटेल है वो अपन फैराडे लॉ से समझ सकते हैं, यानी कि कितना केमिकल डिपोजिशन होगा, कितनी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, तो उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जिससे हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, वो फैराडे लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। यस स्टूडेंट्स, अब हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो डिस्कशन एस्पेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव, यानी कि किसी सब्सटेंस की अपन को क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है, एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर के अगर किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी हमको सब्सटेंस एज ए डिपोजिशन फॉर्म में मिलेगी, ये हमारा इसमें मेन एम है। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए जिस लॉ की हेल्प ली जाती है उस लॉ को बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इस सब्सटेंस का, जैसे NaCl मैंने एग्जांपल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है पूरा आपका, ठीक है, दिस वन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। इस सेल के अंदर फैराडे लॉ के बेसिस पे जिस सब्सटेंस का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना, जैसे NaCl का करना है, तो कितना सब्सटेंस वो है
वो रॉड पे डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, इसको हम फैराडे लॉ से समझ सकते हैं। तो फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने दो लॉ दिए थे, एक को बोलते हैं फर्स्ट फैराडे लॉ एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सेकंड फैराडे लॉ। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या फर्स्ट फैराडे लॉ। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, इसीलिए देखो डेफिनेशन में रटने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सा इस डायग्राम को दिमाग में रखिए, आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा। फैराडे फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन ये कहता है कि जितना आप अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से पास करेंगे रॉड में से, उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो सॉल्वेंट में से आपकी रॉड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको अपन मास ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे। ये ग्राम में लेंगे और जितना हमने चार्ज सप्लाई किया वो अपन कूलाम के अंदर ले लेंगे, तो एक फैराडे लॉ का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन फैराडे फर्स्ट लॉ, तो उसमें लिखेंगे द मास ऑफ सब्सटेंस, ये रहा द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, क्योंकि अपने यही कहा था कितना मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट, गैस होगी तो लिबरेशन होगा, और अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है तो उसका हमेशा डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो सब्सटेंस डिपॉजिटेड हो सकता है, सब्सटेंस लिबरेट हो सकता है एट एनी इलेक्ट्रोड, क्योंकि कैथोड या एनोड दोनों ही केसेस में कहीं पे लिबरेशन है तो कहीं पे डिपोजिशन है, वो डिपेंड करता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या होगी। इसीलिए द मास ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट एट एनी इलेक्ट्रोड, चाहे वो कैथोड है या एनोड, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, जितना हम चार्ज सप्लाई करेंगे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड या सप्लाइड। ठीक है, तो जितना हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसमें सप्लाई करेंगे उतना ही इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान सब्सटेंस का लिबरेशन या डिपोजिशन हो जाएगा एनी इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, अब अगर अपन मास ऑफ सब्सटेंस को, ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया, तो आप एग्जाम में डेफिनेशन में ये पार्ट लिखेंगे, एक बार और देख लीजिए डेफिनेशन, आप खुद बनाइए एक बार, देखो सोच के क्या बनेगी, तो आपको ऐसे डायग्राम के बेसिस बनाऊंगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट और लिबरेट एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड ऑन इट। ठीक, इस इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में जितना चार्ज सप्लाई करेंगे तो सोल्यूबल फॉर्म में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एज ए केमिकल डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये जो सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है इसको अपन केमिकल डिपोजिशन बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, केमिकल डिपोजिशन। ठीक है, तो ये केमिकल डिपोजिशन फॉर्म में होगा, जो गैसियस या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। मास ऑफ सब्सटेंस को ग्राम में लेना है और W को से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज को कूलम होता है, कूलम में मेजर करेंगे और Q से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना फैराडे फर्स्ट लॉ का, W यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसके डायरेक्ट, जितना चार्ज आया उतना डिपोजिशन होगा, तो Q डायरेक्टली या W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इसको बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ इक्वेशन। अब इसमें से Q क्या होता है, तो Q आपके पास में हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम, तो टोटल चार्ज क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, तो करंट इंटू टाइम हो गया, तो ये करंट इंटू टाइम कह सकते हैं, एम्पियर में अपन करंट को मेजर करेंगे और टाइम जो होगा वो पर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास, तो अपने Q की जगह लिख दिया I इंटू टी। ठीक है, उसके बाद में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इसकी जगह Z आ गया, तो फाइनल इक्वेशन बन गई W इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी। ठीक है, Z क्या है, I तो हो गया आपका करंट जो एम्पियर में लेना, टाइम जो सेकंड में लेना, और Z जो होता है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट स्टूडेंट अगर थ्योरेटिकली डेफिनेशन वाइज जो भी उसका मीनिंग होगा, लेकिन अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है। जो भी सब्सटेंस, जैसे सपोज आपको जिंक दे रखा है, तो जिंक में जैसे 65 इसका एटॉमिक मास आ गया, तो किसी रिएक्शन में जिंक जो है वो Zn+2 से Zn तक या जो भी डिपोजिशन आ रहा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी पास्ड है तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका केमिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसीलिए इसमें थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डेफिनेशन वाइज हम जो अपना Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें मोस्टली इसको जैसे 1 एम्पियर मान लो, या आपका 1 सेकेंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली देखो इसको एम्पियर को आप कितना मान लो थोड़ी देर के लिए, 1 एम्पियर आपने करंट पास किया, टाइम को आपने 1 सेकेंड रखा, तो WZ के इक्विवेलेंट हो गया, और इसको अपन डेफिनेशन के मीनिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के मीनिंग में देखिए क्या आएगा, यस, तो इसके डेफिनेशन के मीनिंग के अंदर क्या आया, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम, तो वो आपका हो गया 1 कूलम चार्ज
और बाई पासिंग ए 1 एम्पियर भी कह सकते हैं, तो ये आपका 1 एम्पियर हो गया। करंट फॉर 1 सेकेंड, तो ठीक है, तो 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड, तो करंट जो होगा वो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि द मास ऑफ सब्सटेंस जो होगा, तो केमिकल इक्विवेलेंट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसको अपन 1 कूलम ऑफ चार्ज कहेंगे। तो ये 1 होती है, हट जाएगा, W किसके डायरेक्टली हो जाएगा, Z के, तो वो डिपोजिशन Z जितना होगा उतना ही आपका W और Z आपस में रेस्पेक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। तो परफेक्ट मीनिंग बन गया, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, या 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जितना W होगा वही हमारे Z के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। अगर हमारी Q की वैल्यू, या तो Q की वैल्यू 1 कूलम हो जाए और या फिर I इंटू टी जो वो 1 हो जाए, तो इसको अपन बोलेंगे केमिकल इक्विवेलेंट। अब इसको अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में लेते हैं कि फैराडे फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। स्टूडेंट्स इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो ये पूरा इसका फैराडे फर्स्ट लॉ का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको ध्यान से दिमाग में रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब अपन फैराडे लॉ का मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं कि करंट कैसे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का ये हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, W इक्वल्स टू Z I इंटू टी। ठीक है, अब अपन इसका स्टोइकियोमेट्रिकल एस्पेक्ट देते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की या टोटल चार्ज की और डिपोजिशन ऑफ मास की। तो उसके लिए सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट अपन को समझना है, दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको अपन चार्ज, टोटल चार्ज क्यू, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमें किसी का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, स्पेशली रिडक्शंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगा, ये कैसे, तो इसके एक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 मोल, एक, क्योंकि हम कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो शो करते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास में सिल्वर आयन है, ठीक है, सिल्वर आयन वैलेंसी 1 ही, तो इस सिल्वर आयन को रिडक्शन होने के लिए, क्योंकि अभी ये आयनिक फॉर्म में है, तो इसका मान लीजिए 1 मोल सिल्वर आयन का रिडक्शन आपको करना है, तो दे नीड, जैसे चार्ज आपके पास +1 है तो 1 मोल, ठीक है, तो इसको अपन मान ले 1 मोल Ag हमारे पास में आयंस की फॉर्म में है, और इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए, यानी कि डिपोजिशन ऑन द इलेक्ट्रोड। तो हमको जो सिल्वर मिलेगी वो 1 मोल Ag फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को अगर पूरा करना है तो इस रिएक्शन क्या कह रही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, ताकि ये सिल्वर हमारी 1 मोल सिल्वर आइंस जो है वो 1 मोल सिल्वर मास में ग्राम में ऑब्टेन्ड हो जाए इलेक्ट्रोड पे। तो उसके लिए थ्योरेटिकल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है, जिसमें पहले एग्जांपल, जैसे 1 मोल आपको सपोज चाहिए, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस। जैसे 1 मोल आयंस है, इस 1 मोल आयंस को रिड्यूस होने के लिए अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए, सबसे पहले चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जैसे अपन E- लिखते हैं, तो E- पे ये आपका 1, तो ये 1 चार्ज कितना होगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, माइनस के अंदर 1.6 है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये चार्ज कितना मान लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया। फिर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो अवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल, क्योंकि वी नो दैट द 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना हो सकता है, तो अवोगैड्रो नंबर Na, और एवोगैड्रो नंबर का मतलब 6.023 10⁻23, ये कंसेप्ट याद रखिए। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसके साथ में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये आपके पास में आ जाएगा दूसरा वाला एवोगैड्रो नंबर Na 6.023 10⁻23, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी या टोटल चार्ज आ जाएगा जो हमें इस रिएक्शन के लिए चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में कितना आ जाएगा,
इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को वीडियो पॉज करके दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया होगा 96487 कूलम्ब पर मोल, ये आपका आंसर आया होगा। ठीक है, चार्ज तो क्योंकि ये पर मोल में होती है आपके हो गए, तो ये सी और ये आपका मोल के रेस्पेक्ट में कूलम्ब पर मोल। ठीक है, अब देखो चूंकि इसके अंदर डिजिट जो है वो टिपिकल सी है, इसको तो राउंडेड ऑफ कर सकते हैं, तो राउंडेड ऑफ जब करेंगे तो इसको आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए डायरेक्टली इसको ले सकते हैं 96500 कूलम्ब। ठीक है, पर मोल, तो ये आप ले सकते हैं इसके अंदर, और इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। तो फैराडे कांस्टेंट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो ये सब एक ही मीनिंग रहेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब 96500 मतलब 1 फैराडे, और 1 फैराडे मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो 1 फैराडे कहलाएगा, और 1 फैराडे किसके इक्विवेलेंट होगा, 96500 कूलम्ब के इक्विवेलेंट। अब इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं वैल्यू को। जैसे इस रिएक्शन को आपने एज ए सिल्वर एग्जांपल लिया, तो इसमें इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल। फॉर दिस reaction 1 mole electron is required for reduction। तो रिडक्शन के लिए इसका इतना 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या कहेंगे 1 फैराडे इक्वल्स टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हाउ मच, 96500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इंटू 1 कर दीजिए, तो यहीं पे 1 इंटू कितना हो जाएगा, 96500 कूलम्ब। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका 1 मोल के लिए आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स यहां पे मान लीजिए आपकी रिएक्शंस में सपोज आपके पास मैग्नीशियम 2+ आयन है, और इसका रिएक्शंस में मैग्नीशियम डिपॉजिट होना है, तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करिए, चार्ज +2 है यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल मैग्नीशियम आयंस को रिड्यूस होने के लिए 2 मोल आपका इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पे क्या कहेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 96500 कूलम्ब। तो आपको कितने चाहिए, 2 मोल, सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 फैराडे के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 2 इंटू 96500 कूलम्ब आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप एल्यूमिनियम को लेंगे, तो एल्यूमिनियम में कितना चाहिए होता है, Al3+ होता है, तो एल्यूमिनियम से आपको डिपॉजिट तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96500 कूलम्ब। तो आपको 3 फैराडे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फैराडे के इक्विवेलेंट चाहिएगा, तो 95, ये आपका एल्यूमिनियम के लिए 3 टाइम्स ऑफ 1 फैराडे। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक सिंपल स्टोइकियोमेट्री है जो फैराडे फर्स्ट लॉ में वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको इजीली समझ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए, और इसके साथ में ये एग्जांपल मार्क करिए। कांस्टेंट आपको याद रखना, ताकि फर्दर हम जो न्यूमेरिकल करें उसके अंदर ये सारे डाटे आपको पता हो। सिंपल कोई भी रिएक्शन होगी वो ऐसे सॉल्व होगी, और टिपिकल क्वेश्चंस की अब अपन बात करते हैं। हो गया भाई? यस स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझिए। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे अभी अपन ने ये चीज तो अपन ने अभी सीख ली थी, क्या था, द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने अभी कैलकुलेशन की, नॉर्मली अपन इसको राउंडेड ऑफ रिप्रेजेंट करेंगे 96500 कूलम्ब पर मोल, विच इज कॉल्ड, इसी को हमने क्या कहा था, 1 फैराडे ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे देखिए, नाउ अगर हमारे पास स्टूडेंट एन किसको इंडिकेट करता है, मोल को, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए इसको, n इंटू 965 यानी कि ये आपका 1 फैराडे हो गया, और जितने मोल, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इतना देता तो n की वैल्यू कितनी, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कितनी भी हो सकती है ऑफ चार्ज भी। तो इतना चार्ज अगर हमारे पास में है तो वो कितना कितना डिपॉजिट करेगा, तो A ग्राम ऑफ एलिमेंट मान लिया, कितना, A ग्राम डिपॉजिट करेगा। तो अगर 1 n की वैल्यू 1 ले तो 1 चार्ज हो गया पूरा, ये 1 चार्ज मींस 1 फैराडे ऑफ चार्ज विल बी डिपॉजिट, कितना करेगा, A अपॉन दिस, तो n इंटू 96500। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया A अपॉन n इंटू 96500 ग्राम ऑफ एलिमेंट। बट
हमें ये पता है 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट मास कितना होगा ऑफ एलिमेंट, वो जेड ग्राम यानी कि उसके केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। सो जेड इक्वल्स टू क्या कहेंगे, A अपॉन n इंटू 96500। ठीक है, ये आपका एक केमिकल इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन इस तरह से आ सकता है। और यहां पे स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर A अपॉन n, A क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और n जितना मोल है उससे डिवाइड करते हैं तो ये इक्विवेलेंट मास आ जाता है। तो इसको हम E से लिख सकते हैं, तो E अपॉन 96500 ग्राम। सो E इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा, जिसको अपन Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 9 से, तो ये A बाई एन क्या हो सकता है Z, और Z को अपन E भी लिख रहे हैं, तो E हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, यानी कि E कहो चाहे Z कहो, ये कितना आएगा एटॉमिक मास। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी आपको, सपोज सिल्वर है, अब सिल्वर का Z कितना आएगा, तो सिल्वर का मास कितना होता है 108 राउंडेड ऑफ, और प्लस चार्ज है तो वैलेंसी डिवाइडेड बाय 1 होगी, यानी कि सिल्वर का अपन को 108 ही लेना। अब यही मान लीजिए कॉपर होता तो कॉपर 2 प्लस या 1 प्लस जो भी ले, 63 कॉपर का मास होता है, वैलेंसी से डिवाइड कर। जिंक आपने लिया, जिंक का 65 मास हो गया, और प्लस 2 वैलेंसी तो 2 से डिवाइड। ये सारे जेड को कैलकुलेट करने का तरीका है जो यहाँ पे, इसीलिए इक्विवेलेंट में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि E बाई एन को जेड कह सकते हैं, तो ये हमारे पास में E, तो इसीलिए इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कर देंगे, तो ये हमारे फॉर्मूले में यूज हो जाएगा। ए अपना W ही रहेगा। स्टूडेंट वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन में ये सारे फॉर्मूले यूज करने जा रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को। यस स्टूडेंट्स, अब इसमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एक तो मैंने आपको बताया था अभी, जैसे आपने प्रीवियस में कहा, सिंपल से सिंपल फर्स्ट पैटर्न जो इसका होता है वो है डायरेक्ट, अगर आपको कोई चार्ज रिएक्शन दे रखी, जैसे कॉपर से कॉपर न्यूट्रल है ना, ये फॉर्म, एक तो डायरेक्ट रिएक्शन आएगी, तो पहले तो उसको इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कितना डिरेक्शन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, वो आपका एक तो क्वेश्चन इसका ऐसा आ सकता है। तो सीधा सीधा इसमें क्या होगा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको रीड ऐसे करना है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। और अब आप जानते हैं कि 1 फेराडे यानी कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना करंट प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 फेराडे कांस्टेंट के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 96500 कूलम। अब आपको कितने चाहिए 2, तो सीधा 2 मोल इलेक्ट्रॉन के तो इंटू ही करना है, तो 2 फेराडे के इक्विवेलेंट यानी कि 2 इंटू 96500, एक तो ये पैटर्न होगा स्टूडेंट्स। अब इसी को अगर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कभी दे दे तो बहुत सिंपल सा, जैसे क्वांटिटी इन दी सेंस कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 1 मोल की बात कर रहे हैं, और कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो 63, तो 63 ग्राम आइंस को अगर कन्वर्ट करना है तो हमें अमाउंट कितना मिल रहा है अभी, तो 1 मोल का मतलब हम इस रेस्पेक्ट में चल रहे हैं क्वांटिटी वाइज। लेकिन अगर इसमें ये कह दिया जाता है कि आपको जो कॉपर जो है वो डिपॉजिट क्वांटिटी है, या गिवन कॉपर आइंस जो है वो आपके पास में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती, 6.3 ग्राम्स दे दिया, ठीक है, इतना डिपॉजिट ही कराना है, तो अपन को ये पता है स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आ रही है वो कितने के लिए आ रही है, 2 मोल्स के लिए, कितने के लिए आ रही है, तो कॉपर की जो वैल्यू यानी कि कॉपर यहां से यहां, तो अपन ये जो अमाउंट ऑफ करंट चाहिए वो कितने के लिए चाहिए, 63 ग्राम के लिए, तो अपन क्या देंगे 2 इंटू 96500 कूलम जो होता है वो 63 ग्राम कॉपर देगा हमको, कितना देगा, तो अपन इसको रिवर्स कर दीजिए। अब 63 ग्राम अगर कॉपर डिपॉजिट करना होता तो कितना चाहिए 96500 कूलम। सो 1 ग्राम कॉपर आइंस को अगर डिपॉजिट करना है तो कितना चाहिएगा, तो 2 इंटू 96500 कूलम अपॉन 63 हो जाएगा। आपको कितना करना है 6.3 ग्राम डिपॉजिशन करना है तो कितना चाहिए, तो अपॉन 63 इंटू 6.3, ठीक है, ये कैंसिल होकर के तो ये 1/10 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 1/10 ही चाहिएगा, क्योंकि देखो 63 का 6.3 कितना होता है 1/10, जितना करंट है उसका, और वैसे भी आंसर वही आएगा। तो ये तो हो गया मोल और क्वांटिटी वाला पैटर्न। एक पैटर्न जो सेकंड पैटर्न फेराडे लॉ पे आता क्वेश्चन, वो सेकंड स्टूडेंट वो है बेस्ड ऑन रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड इन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग मेथड के रेस्पेक्ट में आ सकता है।
जैसे कि एग्जांपल देखिए, सपोज Cr2O7 2- गेट कन्वर्ट इनटू Cr3+, ठीक है। तो इस सब्सटेंस को Cr+3 कन्वर्ट होने के लिए, रिडक्शन होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज चाहिए। ये कोई रिडक्शन रिएक्शन है। तो अब ये चूंकि आयोनिक रिएक्शन, आयन टू आयंस है, तो आयोनिक इलेक्ट्रॉन, जो आपने रिडॉक्स पढ़ा 11th क्लास में, तो उस रिडॉक्स में कुछ रूल्स होते हैं आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड में, कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन पता लग जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कि इलेक्ट्रॉन के बाद तो सिंपली आपको मोल कंसेप्ट ही लगाना है इसमें। तो उसमें रूल क्या था आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड्स के लिए, कि सबसे पहले पहला रूल था अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो देखो अदर देन में कौन है, क्रोमियम, तो क्रोमियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Cr2O7 2- गिव्स कितना आएगा, 2Cr+3, ये आपका बैलेंस हो गया। दूसरा रूल होता है बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए n नंबर ऑफ H2O जोड़ दीजिए जिस साइड में डेफिशिएंट है। इधर कितनी ऑक्सीजन है 7, उस साइड में 0, तो वहां 7 H2O ऐड कर दो। तो Cr2O7 2- गिव्स 2Cr+3 और साथ में क्या जुड़ जाएगा 7 H2O। थर्ड रूल होता है बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो इतने H+ आयन ऐड कर दीजिए, एटम लेने, तो इसीलिए 7 2 जा 14, तो इस साइड में डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे 14 आयंस लिख दीजिए। तो ये आपका 2- 14H+ गिव्स 2Cr3+ 7 H2O। लास्ट जो हमको चाहिए वो है चार्ज बैलेंस। तो जैसे ही चार्ज पता लगेगा तो चार्ज का जो डिफरेंस होगा वही हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पता लगते ही फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। यस, तो लास्ट स्टेप देखिए, अब अपन को इलेक्ट्रो चार्ज का बैलेंसिंग करनी है। तो देखो आगे कुछ नहीं लिखा, तो 1 मोल 1 × -2, इसका कितना 14, आगे कुछ नहीं है तो प्लस, तो 14 × +1, इसका 2 3 जा 2 × +3 और ये 7 × ऊपर चार्ज नहीं है तो 0 मान लीजिए। यस, तो इसको सॉल्व करो कितना आया -2, ये आपकी प्लस की 14, ये आपका प्लस का 6, ये आपका 0 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 12, इधर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 6। छोटी डिजिट को ट्रांसफर करिए, साइन चेंज हो जाएगा। तो 12 और -6 का डिफरेंस कितना आया +6, तो ये आपके +6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए स्टोइकियोमेट्री लगा के, क्योंकि इस बैलेंसिंग मेथड से हमको इलेक्ट्रॉन पता लग जाता है, इसीलिए इसको आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। अब कैलकुलेशन इजी है। अगर अपन को 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज, 1 फैराडे के बराबर, और 1 फैराडे कितना होता है 96500 कूलम, तो अपन को कितना चाहिए 6 मोल, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 फैराडे हो जाएगा, यानी कि 6 × 96500 कूलम। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। तो ये सेकंड हो गया कि अगर कोई रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड पे है तो आपको पहले ये 4 रूल्स अप्लाई करने, अदर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देन चार्ज। और ये आपका पहले वाला पैटर्न जिसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पता लग जाए या क्वांटिटी निकाल सकते हैं न्यूट्री मेथड से। तो ये 2 पैटर्न है। और नेक्स्ट देखिए अब, यस स्टूडेंट्स, अब इस थर्ड पैटर्न पे अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड पैटर्न जो फैराडे फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। तो एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चों ये याद रखिए, आप किसी भी तरह के इवन एम्स लेवल के न्यूमेरिकल्स को, जेई लेवल के न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। W = एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का है, न्यूमेरिकल I × T, एम्पियर में आपका करंट, और ये जो T है वो सेकंड्स में होना चाहिए टाइम, और N जो होगा वो नंबर ऑफ वैलेंसी, और 96500 साथ में। तो आप किसी भी सब्सटेंस को डिपोजिशन क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है एम्स में आया हुआ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Cl2 इवॉल्व्ड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू 30 मिनट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है Cl- है तो रिएक्शन एट एनोड होगी, इनकी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एनोड। तो इसमें कितना लेंगे अपन, एक ही Cl की बात हो रही है, एटम के रेस्पेक्ट में निकलेगा, तो हाफ Cl2 = क्या हो जाएगा आपका, ये Cl- में है। ठीक है, तो ये Cl आपकी या ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए Cl- और हाफ Cl2 फॉर्म में।
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 का होगा, यानी कि n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। और एटॉमिक मास कितना होता है Cl का 35 पॉइंट, तो Z ये जो एटॉमिक मास है ये हमारा हो गया 35.5, n की वैल्यू 1, वैलेंसी -1 है तो n हो जाएगा। I अपन को गिवन है ऑलरेडी, कितना दे रखा I 2 एम्पियर, ये आपकी 2 एम्पियर। जो टाइम है वो 30 मिनट्स है, तो मैंने कहा था सेकंड में होना चाहिए, तो 30 इंटू 60 कर, बस इन वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो W इक्वल्स टू एटॉमिक मास 35.5 एम्पियर 2 और टाइम 30 इंटू 60 अपॉन आपका 1, n की वैल्यू 1 और ये आ गया 96500। फटाफट वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, यही आपका ऑप्शन होगा। यस, तो आंसर आएगा 1.324 ग्राम, तो ये आपका उसमें ऑप्शन में है आंसर 1.324 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फैराडे लॉ की कंप्लीट एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट लॉ पे आता है, इसीलिए फर्स्ट लॉ की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एज पर एनसीईआरटी फर्स्ट लॉ की कंप्लीट डिटेल है, सेकेंड लॉ का सिर्फ फॉर्मूला और डेफिनेशन ही है। यस स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिस पे आपका इंट्रोडक्शन ध्यान रखना एज पर एनसीईआरटी। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, सबसे पहली चीज स्टूडेंट ये, इसमें सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे। पहली चीज तो इसमें ये, जैसे अपना फैराडे फर्स्ट लॉ जो था वो पर्टिकुलर एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अप्लाई होता था, जिसमें डिफरेंट टाइप करंट जो होता था वो डिफरेंट लेवल का होता था। इसमें आपको एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेने और उनको आपस में कनेक्ट कर देना थ्रू बैटरी, ठीक है। अब इसमें जो भी सप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लॉ में यही है, सेकंड के अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाई करना है सब में, जो वो एक ही बैटरी से आ रहा तो सेम क्वांटिटी होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट, ध्यान दीजिए, ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस कनेक्टेड सीरीज, यानी कि जितने भी डिफरेंट, जैसे एक में कॉपर सल्फेट है, एक में AgNO3, एक में NaCl है, उनकी जो भी कंसेंट्रेशन से अलग अलग है, तो उससे पास करवाना है, ठीक है। एंड द मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, अब इन सब्सटेंस में जो भी मास डिपोजिशन होगा अलग अलग सेल्स के अंदर, डिपोजिशन ऑफ मास जो होगा वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, हर एक में, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर डिपोजिशन है, सिल्वर डिपोजिशन है, Na डिपोजिशन है, एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। ये ध्यान रखना, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इक्विवेलेंट मास के इक्विवेलेंट होगा। वापस देखिए इसको, ठीक है। तो दो चीजें दिमाग में, कोई भी डेफिनेशन जब बनाएंगे सेकंड लॉ के, तो एक तो ध्यान रखना कि इनमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है वो एक तो सीरीज में होंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट अप्लाइड होगा, और डिफरेंट जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक हमारे पास है, तो हर सब्सटेंस में रेस्पेक्टिव जो सॉल्ट होगा उसका जो मेटेलिक कंपोनेंट होगा वो आपका डिपॉजिट होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, द मासेस ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस जो होगा, जैसे W से इंडिकेट कर रहे हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को अपन E से रिप्रेजेंट करेंगे और मास ऑफ सब्सटेंस को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास, जैसे सपोज आपने कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट को एक साथ अपन कैलकुलेट करेंगे Ne2, इसीलिए मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, जैसे मान लो इन दो का कंपैरिजन लिया अपन ने, तो मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड, तो ये W1 और W2 हो गया। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। अब अपन में जैसे इक्विवेलेंट मास अपन को एलिमेंट के बेसिस पे पता होगा, और एक क्वांटिटी अपन को दे रखी होगी तो अपन दूसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका ये फैराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। यस स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैराडे फर्स्ट लॉ पे, इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फैराडे फर्स्ट लॉ पे एक न्यूमेरिकल है। यस, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपके पास में, और उसके अंदर वही डिपोजिशन ऑफ कॉपर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, या आपका जिसमें कॉपर सल्फेट एज ए सोल्यूशन बनाया गया है एक्वस फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए इसके अपन करंट पास किया इसमें, और करंट था करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, जो भी अपने पास कैथोड है उस कैथोड पे कितना कॉपर आपका डिपॉजिट हुआ एट कैथोड, ठीक है, ये कैलकुलेट करना। स्टूडेंट
ऐसे न्यूमेरिकल में जब भी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना हो, तो बेस्ट वे जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, याद करो फॉर्मूला, उससे आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप आराम से कोई किसी तरह का मिलिट्री मेथड वगैरह कुछ नहीं लगाना, सीधा वैल्यू प्लेस करिए, आंसर आ जाए। याद रखो W इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास जिसको डिपोजिशन होना है, और फिर साथ में क्या होता है I इंटू टी, अपॉन में क्या, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने, वैलेंसी, और इंटू 96500। ये आपका सबसे शॉर्टकट मैथ जेईई नीट सब में यूज हो जाएगा और विद इन सेकेंड आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते थे। इसीलिए इस फॉर्मूले को आप परमानेंट याद कर लिए, गारंटेड आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम आपको इसमें करके देखें तो W इक्वल्स टू एटॉमिक मास, कॉपर का जो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 63 होता है, तो ये 63 आ गया, इंटू आई कितना अपने पास में 1.5 एम्पियर, इंटू टाइम सेकंड में होना चाहिए, नहीं है तो बदल दीजिए उसको, 10 मिनट है तो मिनट को सेकंड में इंटू 60 कर दो, अपॉन एन कितना होगा, तो कॉपर देखिए, कॉपर सल्फेट लिखा हुआ ना, तो कॉपर सल्फेट का मतलब Cu+2 जब रिड्यूस्ड होगा तो इसमें जाएगा, तो कितने 2 होगी वैलेंसी इसकी, तो 2 ले लीजिए एन की जगह पे, इंटू 96500। बस इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट, फटाफट वीडियो पॉज करके देखो कितना आंसर आ रहा है। स्टूडेंट आपका आंसर आया होगा 0.293 ग्राम्स, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है एकदम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ का कंप्लीट प्रैक्टिस, और फैराडे फर्स्ट लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप इस पैटर्न से और सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए और कंपटीशन की अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू।